सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के वैभवी भविष्यों। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, राइट। डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर वो पॉइंट एक्सिस पर या परपेंडिकुलरली इक्वेटर पर लाई करे तो कैसे चेंज आ जाता है पोटेंशियल में, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डायपोल का वो डिस्टेंस के साथ तो वेरी करता ही है, साथ ही साथ उस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर है वो क्या एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, डायपोल के एक्सिस के साथ, उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। नहीं कि नहीं पता, जाओ वीडियो देखो, और अगर पता है तो शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकाल लेते, बहुत ही इजी है, लल्लू लल्लू से टॉपिक है आज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिख दिया भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो ये तो ऑलरेडी हमने कर भी लिया हुआ एक तरह से देखा जाए तो। हमने जो डायपोल वाला केस किया था ना, डायपोल तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज ही है ना, दो चार्जेस थे, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पर अपने को पोटेंशियल निकालना था इस पॉइंट पर। अपन ने क्या किया, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला और दोनों को ऐड कर दिया था, है ना, यही किया था। तो भाई वही चीज़ है, अपन ने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है। तो केस देखते हैं अपन। सपोज ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2, यहाँ एक चार्ज है Q3, चलो यहाँ बनाते हैं एक चार्ज Q4। इसका जो पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R1, इसका R2, R3, वेक्टर बना दूँ, चलो बना देते हैं, और ये R4, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं इन चार्जेस के। तो ये R1 में ऐसा भी कह सकता हूँ ना कि R1 का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो उसका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से Q1 का, है ना। Q2 का डिस्टेंस होगा R2, Q3 का डिस्टेंस होगा R3 और Q4 का डिस्टेंस होगा R4, है ना। अब एक पॉइंट है हमारा, सपोज यहाँ पर P, क्या है पॉइंट P। इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब इस पॉइंट का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, उसको अपन नाम दे देते हैं R, ठीक है, या RP नाम दे देते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो। R1 R2 R3 चल रहा है तो उसको RP नाम दे देते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो पोटेंशियल फाइंड होगा, नॉर्मली जो हर तरफ करते हैं अपन, पिछली बार अपन ने दो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, एक बार फोर्स का और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल याद हो तो, है ना। एक पॉइंट पर अपन को सारे चार्जेस को ऐसे फोर्स निकालना था तो अपन ने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया था, सबका वेक्टर सम, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अपन ने सबका वेक्टर सम लिया था। अब यहाँ देखो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ तो वेक्टर सम भी नहीं लेना है, डायरेक्टली ऐड कर देना है ना। तो यहाँ भी अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे देखो। अच्छा, ये चार्ज का इसके ऊपर पोटेंशियल अपन मान लेते हैं नेट पोटेंशियल एट P Vp है, ठीक है। जो पूरा P का पोटेंशियल है वो कितना है, Vp है। अब Vp पे जो यानी ये जो पोटेंशियल बन रहा है P पर, वो किसकी किस वजह से बन रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी चारों की वजह से बन रहा है। तो मैं ऐसा लिख दूंगा 1 V2 V3 V4। What is V1 V2 V3 V4? V1 is potential due to charge Q1, V2 is potential due to charge Q2, and then further, आप समझदार हो, है ना। तो P पर जो टोटल पोटेंशियल बन रहा है वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन चारों की वजह से बन रहा है। तो इसका पोटेंशियल मैंने V1 नाम दिया, 2 वाले का V2 और 3 वाले का V3 और 4 वाले का V4, क्लियर है। अच्छा, तो V1 है हमारा पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना लग रहा है वो, है ना, इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल बन रहा है वो निकालना है हमको। तो हमको इससे इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है यही चाहिए रहेगा, है ना। सीधी सी बात है, डिस्टेंस कौन सा लेते हैं हम, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगा, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपको न्यूमेरिकल में जहां पर आपको इस चार्ज से इसका डिस्टेंस डायरेक्टली दिया रहेगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन इसी तरह से पूछ ले, जैसा ये सिस्टम बनाया हुआ है हमारा,
इसी तरह से बोल दिया यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, इसका पोजीशन दे दिया, इसका पोजीशन, सबका पोजीशन दे दिया और बोला कि यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालो, तब आप क्या करोगे? तब आपको तो डायरेक्टली डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो आप डिस्टेंस निकाल तो सकते हो ना। आपने कितनी बार यूज किया हुआ है, फोर्स वाले में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या था। क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर देता है ना इसका डिस्टेंस, है ना, ये क्या होगा हमारा वेक्टर, P की तरफ जा रहा है 1 से, तो हम उसको RP1 बोल सकते हैं वेक्टर को, है ना। इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, RP माइनस R1, है ना। मतलब आपको P का पोजीशन दिया रहेगा, 1 का पोजीशन दिया रहेगा, तो आप P में से 1 का पोजीशन माइनस कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ये पोजीशन मिल जाएगा, ये पोजीशन मिलेगा, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यही है ना, पोजीशन वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो डिस्टेंस मिलता है ना। तो ये पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस करना पड़ेगा, यानी RP माइनस R1 करोगे। अब इसका मॉड ले लोगे यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। क्लियर है। वैसे ही सेम हमारे 2 की वजह से, इसको थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा मुझे, अलग कलर से, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। इसको भी दिखा लेता हूँ अलग से, ठीक है। RP1 RP माइनस R1। अच्छा, अब यहाँ से 2 से क्या होगा, RP2 होगा, सीधी सी बात है, जिसको हम RP माइनस R2 लिख सकते हैं। अच्छा, 3 की वजह से ये होगा RP3 और 4 की वजह से RP4, है ना। तो आसान है सब। तो वही सारी चीज़ें अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, V1 को KQ1, राइट, Q1 की वजह से बन रहा है, और Q1 से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, पोजीशन वेक्टर RP1 है, पर वो तो वेक्टर देता है, हमको तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, है ना। प्लस V2 के लिए सेम वैसे ही KQ2 अपॉन RP2 मॉड प्लस KQ3 अपॉन RP3 मॉड प्लस KQ4 अपॉन RP4 मॉड। ठीक है, यही है। या चाहो तो आप RP माइनस R1, RP माइनस R2, RP माइनस R3, RP माइनस R4 लिख सकते हो, जो मैंने ये बताया वो भी आप यहाँ पर मॉड के अंदर लिख सकते हो, है ना। तो इससे आपको नेट पोटेंशियल एट P मिल जाएगा। क्लियर है, पक्का। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपको एक्चुअली में एग्जाम में थियरी के लिए शायद ही पूछा जाए, बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, तो बी प्रिपेयर्ड। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको एकदम इजी समझ के छोड़ते हैं, अरे ये थोड़ी ना पूछेंगे, और सामने वाले को ये पता होता है भाई इतने सालों से पढ़ा रहे, इतने सालों से पेपर बना रहे हैं, तो उनको भी तो आइडिया होता है कि बच्चे क्या क्या इग्नोर कर सकते हैं। मूड बन गया, चलो इस बार बैंड बजाते हैं बच्चों की, थोड़ा देखते हैं कि कौन टेक्स्ट बुक को पूरी तरह से सीरियसली लेता है। अगर कहीं उनका कुछ तूफानी करने का मन हो गया तो उस तूफान में भैया तुम्हारी बस्ती उजड़ सकती है, ध्यान रखना। इसलिए किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मानो मेरी बात। फील्ड कहाँ लिख रहे हैं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल। अब देखो मैं तो इसका डेरिवेशन कुछ करा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली लिखूंगा। तो मजाक क्या कर रहे हो, तो फिर इतना क्यों तैयार कर रहे थे कि जैसे कितना बड़ा डेरिवेशन करने वाले हो। टेंशन मत लो, देखो क्या है, एक शेल है, राइट। शेल सब डिस्कस किया हुआ है हमने, ठीक है। खोखला, ठीक है, खोखला स्फीयर। अच्छा, थिन स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है। अब इसका सेंटर मान लो है O, इसके ऊपर पूरा जो चार्ज फैला हुआ है वो है Q, पूरे स्फीयर पे जो चार्ज फैला हुआ है वो Q है। अब यहाँ एक पॉइंट है P, जो कि सेंटर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं अपन R, या बोलोगे पोजीशन वेक्टर है R, उसका मॉड लोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, एक ही बात है ना। मैं भी फिलहाल डिस्टेंस ही लिख रहा हूँ। तो आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर पर फैला हुआ है, पूरे स्फीयर पर, और मान लो स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, ये भी लिख लेते हैं अपन। सेम वही चीजें यूज कर रहा हूं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर यूज की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ना हमने शेल की वजह से। स्फीयर का रेडियस ले लिया हमने कैपिटल R, और सेंटर से जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड करने वाले हो, P पॉइंट, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R, है ना, स्मॉल r। ओके, तो आप पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे?
कैसे फाइंड करोगे? तो कैसे फाइंड करोगे के लिए ना हम सिंपल अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे। याद हो, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको P पर चाहिए, सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट है P, अगर आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यानी EP चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा कि ये पूरा चार्ज जो है अपना Q अपॉन R², याद है? अब जिसको याद नहीं होगा ये सोच रहे होंगे यार ये पूरा चार्ज तो स्फीयर के सरफेस पर फैला हुआ है और आप जो डिस्टेंस R ले रहे हो तो सेंटर से डिस्टेंस है, तो कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? याद है? नहीं याद है तो याद दिला दूं कि हमने क्या देखा था, हमने इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पूरे सरफेस की वजह से गाउस लॉ वगैरह यूज़ करके, तो हमको यही फॉर्मूला मिला था, जिससे ये साबित होता है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो सारे चार्जेस हैं, Q जो चार्ज पूरा स्फीयर पर फैला हुआ है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर के सेंटर पर है। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैंने याद दिला दिया, ठीक है? और जिसने देखा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, उसके लिए तो फिर वही काला अक्षर भैंस बराबर जैसा हो गया, ठीक है? तो पहले उसको समझो, फिर ये समझ में आएगा, मजा आएगा, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर पे पूरा Q चार्ज फैला हुआ है, तो उस केस में शेल है ना, शेल, ठीक है? हर स्फीयर के लिए नहीं, शेल के लिए, तो शेल पे पूरा Q चार्ज फैला हुआ है, ठीक है? तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सेंटर पर लोकेटेड है, O पर लोकेटेड है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैसा ही आया था। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर लोकेटेड है, तो ऐसा ही हो गया ना कि ये पूरा Q चार्ज यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट से R दूरी पर आपको पोटेंशियल निकालना है, मतलब ये पॉइंट चार्ज ही तो हो गया, और यहाँ से R दूरी पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो V एट P कितना हो जाएगा? KQ/R ही तो होगा, है ना? क्लियर है? समझे? तो उसको ऐसे लिखेंगे अपन, वी फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल as E is equals to for a point outside the cell, सिर्फ आउटसाइड के लिए फॉर्मूला था, ठीक है ना? EP is equals to KQ/R². So we can assume that entire charge of the spherical shell is situated at the center of sphere, ठीक है? स्फीयर के सेंटर पे सिचुएटेड है, हम ऐसा मान सकते हैं, ओके? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VP is also equals to KQ/R, ठीक है? We can consider it as पॉइंट चार्ज, ऐसा लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगा, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कभी, ठीक है? वी कैन कंसिडर इट एज पॉइंट चार्ज, मतलब ये पूरे स्फीयर का जो चार्ज है वो मान लिया हमने कि पॉइंट पर लोकेटेड है, यहीं पर, तो ये पूरा मिलाकर एक पॉइंट चार्ज की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, तो वही लिख दिया हमने, क्लियर है? बट दिस इज फॉर आउटसाइड द सेल, ठीक है? आउटसाइड द सेल, ठीक है? अगर इनसाइड के लिए पूछा जाए तब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ली थी, इनसाइड के लिए भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मदद लेंगे। इनसाइड द सेल, गंदी गंदी राइटिंग। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये तो यही है, सेंटर तो यही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। पॉइंट अंदर ले लिया अपन ने, इस पॉइंट पर अपन को पोटेंशियल निकालना है, फिर से डिस्टेंस अपन स्मॉल r ले, अच्छा स्मॉल r डैश ले लेते हैं अपन,
रेडियस अपना वही कैपिटल R। अच्छा, अब इस पॉइंट पर अपन को पोटेंशियल निकालना है। P की जगह इसको लिख देते हैं अपन P डैश। ये कैसे मिलेगा हमको? तो देखो बच्चों, हमने ये भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड अ थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज जीरो। याद हो तो, है ना, गाउस लॉ लगाया था हमने, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है तो क्यू एनक्लोज हमारा जीरो था, और क्यू एनक्लोज जीरो है इसलिए कि अंदर शेल के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये हमने निकाला था। अंदर कोई भी पॉइंट लोगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। अच्छा, अब अगर अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। कैसे? देखो, समझो हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब डेफिनेशन डिराइव किया, डेफिनेशन बनाया, जब हमने उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो हमने ये बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आप जो वर्क करते हो, ठीक है, इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पर लाकर रखने के लिए आप वर्क करते हो, है ना। और क्यों वर्क करते हो? अगर ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी आपको इतना समझ में तो आता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ही तो वर्क कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको दूर भेज रही थी ना, आप उसको वहां से ले आए ना यहाँ पर, है ना। तो आप वहां से लाने के लिए वर्क कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा था, है ना, इसलिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था। यही डिस्कस किया था हमने। तो आप वहां से इधर तक ले आए, इसके लिए आपने जो वर्क किया, किसको ले आए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया आपने, वही वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। अब ये वर्क आपने क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होता तो क्या आपको वहां से यहां लाने के लिए वर्क करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। ये पूरा रीजन है हमारा, मान लो, ठीक है। यहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आप इसको यहां से यहां ले जाना चाहते हो, तो क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको अपोज करेगा? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपोज करने वाला नहीं है। आप आसानी से इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो बिना वर्क किए, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ से आसानी से यहाँ से आप मूव कर सकते हो। आप इसको यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हो, यहाँ मूव कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, पूरी जगह पर कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हो। क्यों मूव कर सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपको मूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप मूव कर सकता है, जीरो वर्क पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो क्यों जीरो वर्क पे मूव कर रहा है भाई? वर्क तो तब करना पड़ता ना जब ये अपोज करता। यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ससुरा अपोज कौन करेगा? और कोई अपोज ही नहीं करेगा तो मूव करने के लिए कोई वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई वर्क नहीं होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो वर्क हो ही नहीं रहा है, तो पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूं। मैंने क्या बताया था आपको? हम जो पोटेंशियल फाइंड करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये भी तो एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप जो लिखते हो ना पोटेंशियल एट पी वीपी, ये एक्चुअली में होता क्या है? ये होता क्या एक्चुअली में? Vp माइनस वी इन्फिनिटी होता है, यही होता है ना। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी और पोटेंशियल एट पी का डिफरेंस होता है वो, है ना। याद है ना, अपन इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो लेते हैं, इसीलिए Vp माइनस वी इन्फिनिटी को Vp अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जीरो ले लेते हैं, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है। पर वाकई में देखा जाए तो डेफिनेशन के हिसाब से ये बनना चाहिए, है ना। अच्छा, तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी होता है आपका Vp, है ना, यही होता है। अच्छा, और यही होता है आपका वर्क डन टू, ऐसा कह सकते हैं अपन, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, है ना। इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए आपने जो वर्क डन किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वही आपका Vp माइनस वी इन्फिनिटी कहलाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। और इसी को हम Vp भी कह सकते हैं। अच्छा, ये डिस्कस किया था हमने। अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है? स्फीयर के अंदर मान लो दो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये V1 सॉरी ये A और ये B, ठीक है।
तो आपका वी बी माइनस वी ए से बी के बीच में जो वर्क करना है आपको, कितना वर्क करना पड़ रहा है आपको? 0 वर्क करना पड़ रहा है ना? वर्क डन कितना है यहाँ पर? 0। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अपोज करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज नहीं कर रहा है कुछ भी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है आपका वर्क डन 0 है। मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि वी बी माइनस वी ए 0 हो गया कि नहीं? 0। क्या होगा? वी बी माइनस वी ए क्या होगा? वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट? वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। पी से इन्फिनिटी के बीच का डिफरेंस क्या था? इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए जो वर्क किया। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़े, यही है ना। तो ए से बी तक ले जाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, दैट इज 0। तो दिस इंप्लाइज ये उधर चला जाएगा, वी बी इक्वल टू क्या हो गया? वी ए, यानी कि बी और ए का पोटेंशियल क्या हो गया आपका? सेम हो गया। वी बी और वी ए आपका सेम हो गया। ऐसे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट देयरफॉर पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स inside the cell is same, that is constant। समझे? मतलब अंदर शेल के अंदर किसी भी थिन स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल ले लो उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी। अच्छा, अब ये सेम कितनी होगी? तो होगा कितना? वो होगा v इक्वल्स टू वी एट पी डैश इज इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब हमारा जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा, ठीक है, स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर अंदर भी होगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर कुछ चीज़ बताना मुझे ऐसा लगता है कि रह गया, थोड़ा फिर भी डिस्कस कर लूँ। बहुत से लोगों को समझ में आ भी गया होगा, ऐसे अपने खुद भी अज्यूम कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम होगा। मतलब पोटेंशियल सेम होगा। दो पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ अंदर शेल के, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी तो कितना है? 0 है। समझ में आया? कोई भी दो पॉइंट आप उठाओगे शेल के अंदर, ठीक है, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस 0 है? क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है। या आप ऐसा कह सकते हो कि क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। या आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसीलिए दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। क्या करना समझ में आ रहा है? आप दोनों में से कोई भी चीज कह सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम क्यों है? क्योंकि यहां से यहां के बीच में वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसीलिए हमने देखा कि दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। कोई भी दो पॉइंट उठा लोगे, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कहलाता है। या आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट का, इसलिए उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। उल्टा दोनों को ऐसे अपन कह सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? 0 है और पोटेंशियल सेम है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो सरफेस के जितना पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। मतलब सरफेस पर आप पोटेंशियल कितना लोगे? KQ/R तो लोगे, है ना। सरफेस का डिस्टेंस कितना है? R है ना। इसके बाहर कितना था? KQ/r। बाहर कोई डिस्टेंस R है तो उस हिसाब से KQ/r आया था। और अगर आप सरफेस पर लेते हो तो KQ/R आएगा, कैपिटल R, है ना। सरफेस के अंदर अगर आप रहते हो तो इस केस में चार्ज एनक्लोज्ड 0 है, तो यहां पर केस थोड़ा सा बदल जाता है, राइट। सरफेस पर KQ/R, ठीक है, वो भी लिख लो, वो लिखा नहीं ना हमने, वो भी लिख लो कहीं पे। मार्कर कहां गया? एट सरफेस पोटेंशियल इज S लिख लेता हूं, VS, KQ/R, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो कि आउटसाइड के लिए यूज किया था हमने कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पर सिचुएटेड है
है ना। तो सेंटर से r डिस्टेंस पर k3/r, तो वैसे ही सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर k3/R, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे तो अंदर के लिए क्यों नहीं ले लिया भाई, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ना आपने, 0 है। सरफेस तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ना, सरफेस तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, सरफेस के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इसलिए आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि भाई पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर लोकेटेड है, तो पॉइंट चार्ज की तरह पॉइंट चार्ज के से बनने वाला पोटेंशियल निकालो। तो कैपिटल R डिस्टेंस पर k3/R और स्मॉल r डिस्टेंस पर k3/r, ये निकाला हमने, ठीक है, क्योंकि इस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब अंदर वाले में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, है ना। तो अंदर के लिए थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। सरफेस और सरफेस के बाहर तो सिंपल है, पॉइंट चार्ज केस जो बनता है वही बना लिया अपन ने। अंदर के लिए अपन ने देखा ये सब चीजें हैं। अंदर अपन ने ये भी डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अब वो सेम है तो कितना है, मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट पर अंदर पोटेंशियल कितना होगा, k3/R जितना ही होगा, मतलब सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होगा। वो क्यों होगा वो डिस्कस करते हैं आप अपन। रेडियस था कितना हमारा, R, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे डिस्कस करेंगे, देखो हमने क्या किया, यहां पर मान लो सरफेस पर, ठीक है, मैं सरफेस पर कोई चार्ज ला रहा हूं, सरफेस का पोटेंशियल कितना है, k3/r, ठीक है, सॉरी R, k3/R। तो मैं इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर यहां पर लाकर रखूं, ठीक है, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाकर रखूं, तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा था, और वही वर्क मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल कहला रहा था, और वो पोटेंशियल मुझे ऐसे मिलता है ना। अब मुझे वहां से यहां तक लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा था, है ना, इसलिए मैंने वर्क को कैलकुलेशन मिल रहा, तो मेरा पोटेंशियल ये मिल रहा है। अच्छा, अब जैसे ही सरफेस से मैं अंदर जाने लगता हूं, तो अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी अंदर मूव करने के लिए मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, है ना, वर्क मुझे करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मान लो, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में लिखते हैं, यहां हमारा मान लो इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी से ले आया यहां रख दिया, है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Vs माइनस V इन्फिनिटी कहलाता है Vs, जो वर्क डन था, ठीक है, वर्क डन था वही हमारा Vs हो गया। अच्छा, अब जब मैं इसको यहाँ से अंदर ले जा रहा हूँ, अंदर ले जाने के लिए यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, जो मेरा P' था सपोज, वहाँ तक ले जाने के लिए इस हिस्से में मेरे को वर्क करना पड़ रहा है क्या, करना पड़ रहा है क्या, नहीं ना, यहाँ से यहाँ तक वर्क नहीं करना पड़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ा, S तक, पूरा सरफेस के लिए S तक, पर S के अंदर जाता हूँ मैं तो मेरे को वर्क नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा कहूँ, मुझे V@P' चाहिए, Vp', उसको मैं ऐसा लिखता हूँ Vp' माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन। आपको P' का पोटेंशियल चाहिए ना, P' का पोटेंशियल क्या होगा फिर, कहीं पर भी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, है ना, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, बराबर है। अच्छा, तो आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है क्या, यहां तक तो करना पड़ रहा है, यहां तक तो करना पड़ रहा है, इतने हिस्से में नहीं करना पड़ रहा है ना। तो इन्फिनिटी से आप P' तक किसी चार्ज को लेकर आए, उस चार्ज को वहां से यहां तक लाने के लिए आपको करना पड़ रहा है वर्क, ठीक है, पर वो वर्क सिर्फ इतने हिस्से में करना पड़ रहा है, और इस हिस्से का जो वर्क है इसको आपने नाम दिया है पोटेंशियल Vs, इसको आपने पोटेंशियल Vs बोला है, यहां पर जो यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया गया वही उसका पोटेंशियल कहलाता है Vs। इस हिस्से में आपको वर्क करना पड़ रहा है 0, इस हिस्से का वर्क डन 0 है। तो मैं ऐसा कहूं कि इन्फिनिटी से यहां तक जो मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, ये वर्क मेरा वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू S, और इस हिस्से में वर्क फ्रॉम S टू P, ठीक है। तो मैं वही लिख दूं, इसको ऐसा लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू S प्लस वर्क फ्रॉम S टू P', ठीक है। तो इन्फिनिटी टू S वाला वर्क डन हमारा कितना है, उसी को हम Vs कह रहे हैं, और S टू P' वाला वर्क डन कितना है हमारा 0 है, यानी कि Vs हो गया, और ये Vp' माइनस V इन्फिनिटी को अपन Vp' भी तो बोल सकते हैं, यानी कि आपका Vp' कितना आया, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जितना आपका सरफेस पर पोटेंशियल होगा। क्लियर है इतना, पक्का। तो जितना सरफेस का पोटेंशियल होता है, अंदर किसी भी पॉइंट पर शेल के पोटेंशियल उतना ही होता है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है। इनसाइड द सेल पोटेंशियल आएगा जितना सरफेस पर होता है, हर पॉइंट पर सेम होता है, और दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो जीरो हो जाता है। इतना क्लियर है, बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए एकदम परफेक्टली। आउटसाइड द सेल के लिए के क्यू बाय जितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर तो स्मॉल आर, और सरफेस पे के क्यू बाय जो सरफेस का रेडियस है, अगर कैपिटल आर तो कैपिटल आर, ठीक है, जो भी रेडियस है वो डाल देना है। तो इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट लेके, तो तब तक के लिए समझदार हो,